Good morning, students. I'm S.K. Bhargav. Today I am going to discuss about the partial equation method for balancing the chemical equation. जैसा कि हमने बताया था कि बैलेंस करने के लिए दो मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा मेथड जो है वो पार्शियल इक्वेशन मेथड. हीट एंड ट्रायल मेथड will be studied in class 10th, but partial equation method is studied in class 11th. But I am discuss the partial equation method of balancing. जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल इतना टॉप इन्वायरमेंट होते जा रहा है कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो 11th में जो पढ़ना है 10th में हम थोड़ा सा के लिए ध्यान रहेगा तो 11th में आसानी से हम इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस इक्वेशन मेथड को जान लेते हैं कि ये भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम आपका केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. वैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है जब जो इक्वेशन आपके हीट एंड ट्रायल मेथड के सहायता से नहीं किया जा सके. यानी कहने का मतलब हम बात कर लेते हैं कि पार्शियल इक्वेशन मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन method which are used to balance the chemical equation which contains two or more reactants and products but not balanced by heat and trial method. That method is called partial equation method. यानी वैसे ही इक्वेशन को पार्शियल इक्वेशन के द्वारा बैलेंस किया जाता है जो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं होता है. और हीट एंड ट्रायल मेथड वैसा यानी जिसमें आपका कंटेन करे मोर देन टू प्रोडक्ट, आपका टू रिएक्टेंट यदि कंटेन करता है तो उस कंडीशन में हम उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं कर पाते हैं. अब रह गया बात कि आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड में बैलेंस करने का तरीका क्या है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें इन दिस मेथड द गिवन केमिकल इक्वेशन इज स्प्लिट इनटू टू और मोर पार्शियल इक्वेशन. जो इक्वेशन दिया रहता है जिसे बैलेंस किया जाता है उसको सबसे पहले हम दो या दो से अधिक खंडों में यानी पार्ट्स में उसको सबसे पहले डिवाइड करके और पार्शियल इक्वेशन बना लेते हैं. पार्शियल इक्वेशन में यानी ईच पार्शियल इक्वेशन इज सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटली बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड. जब वो सेपरेट हो जाएगा फिर उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से उसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे. उसके बाद बैलेंस करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल मेथड को जब करते हैं तो उसमें हमें सुटेबल कोफिशिएंट यूज करना होता है इन द ऑर्डर टू एग्जैक्टली द कैंसिल एंड दोज कॉमन सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अपीयर इन द ऑल केमिकल इक्वेशंस. कहने का मतलब है कि हम पार्शियल इक्वेशन कर देंगे फिर उसको इक्वेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, ओवरऑल कैंसिल करके उस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. ये इक्वेशन है आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड. अब इसे ज्यादा क्लियरली समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बैलेंस कर यानी इक्वेशन पर समझना होगा कि हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको बनाएंगे. तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से. नेक्स्ट हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं कि पार्शियल इक्वेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे केमिकल इक्वेशन, किस प्रकार के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. इसमें हमको ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि P4 plus HNO3 यानी फास्फोरस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है यानी H3PO4 NO2 और H2O बनाता है. जैसा हमने कहा मोर देन 2, तो यहाँ पर रिएक्टेंट तो 2 है, बस प्रोडक्ट में क्या है, तीन प्रोडक्ट निकला हुआ यानी मोर देन 3 प्रोडक्ट है. तो ऐसे इक्वेशन को हम एक बार हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं. तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सबसे पहले हमें तोड़ना पड़ेगा पार्शियल इक्वेशन में, यानी छोटे छोटे इक्वेशन में इसको टर्म वाइज करके तोड़ देना है और तोड़कर उसके बाद हमें इसमें बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से. फिर हम उसको इक्वेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और बैलेंस कर देंगे. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप इसमें हम जो तोड़ने की जो सिलसिला है, जो ब्रेक करना है हमें इक्वेशंस को, उसको कैसे हम ब्रेक करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि नाइट्रिक एसिड जो ब्रेक करता है तो वो क्या क्या चीज को लिबरेट करता है. तो लिबरेट करने के लिए हमें देखना होगा कि सबसे पहले कि नाइट्रिक एसिड लिबरेट करता है तो बनाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन.
नेसेंट ऑक्सीजन देख सकते हैं हम लोग HNO3 एरो प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये O जिसमें O2 नहीं यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में नहीं सिंबल के रूप में रहे उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए देखते हैं कैसे बैलेंस होगा ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं H1 है, N2 है और O3 है। यहाँ पर N1 है, अब 1 है, O2 है, H2 है, O है और फिर O है। तो यानी टोटल हम बात करें तो 4O हो रहा है। तो 4O करने के लिए तो सबसे पहले हम करेंगे तो 4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 4 तो कभी नहीं होगा। जब भी बैलेंस होगा तो 6 में होगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल कर दिए। डबल करने के बाद हम देख लिए कि H2 हो गया, H बैलेंस हो गया हमारा। N2 है तो N हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं, N हमारा 2 हो गया। अब बात करते हैं O, तो O तो 3 2 जा 6, O 6 हो गया। अब हम यहाँ देख लेते हैं तो 2 2 जा 4, तो 4O 1 5O और 1 6O। ये ऑलरेडी आपका जो पार्शियल इक्वेशन हमने बनाया HNO3 को ब्रेक करने के लिए, तो HNO3 को हमने बैलेंस कर दिया बाय हीट एंड ट्रायल मेथड के हेल्प से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन जो इसमें आपका लिबरेट हुआ है HNO3 को जब ये ब्रेक किया हुआ है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जब फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फास्फोरस टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी फास्फोरस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 और नेसेंट ऑक्सीजन O, तो P4 प्लस O बनाता है P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर पेंटाऑक्साइड कहने का मतलब हम लोग देख लेते हैं कि पेंटाऑक्साइड क्यों बनाया। तो फास्फोरस जैसा कि हम लोग जानते हैं फास्फोरस का जो वैलेंसी होता है 3 और 5 दोनों होता है, तो यहाँ पर 5 लिया हुआ है और ऑक्सीजन का होता है 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके P2O5 बनाया हुआ है। अब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस नॉन मेटल है और नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए पेंटाऑक्साइड जो है आपका एसिडिक नेचर का होगा। अब बात करते हैं क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है और नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। अब हम इस चीज को बैलेंस करते हैं कि कैसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको यूज करके इसको बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। P4 है तो P4 को यहाँ पर तुमको 8 करना पड़ेगा, तो 8 करने के लिए हम यहाँ पर 4 कोफिशिएंट के रूप में यूज कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमने 2 का यूज कर लिया। फास्फोरस हमने बैलेंस कर लिया। वो ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन 5 4 जा 20 और 20 हमें यहाँ पर करना है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 20 के हेल्प से। अब इसे हम लोग बैलेंस करके देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि P2O5 को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, उसका नेचर क्या होगा। तो जैसा कि हमने बात किया कि वाटर जो होता है, वाटर आपका ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल में जब हम किसी भी एसिड आते हैं तो वाटर उस नेचर को गेन करता है, और नेचर गेन करने यानी P2O5 को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फास्फोरिक एसिड बनाएगा। फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला है P3O4, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला P3O4। अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या बैलेंस है या नहीं, इस चीज को हम पहले देखेंगे फिर हम आगे बात करेंगे पार्शियल इक्वेशन। हीट एंड ट्रायल मेथड हमने कहा था हम बैलेंस करते आ रहे हैं। P2O5, P यहाँ पर 2 है, P यहाँ पर 1 है। अब बात करते 5 और 1, एक यहाँ पर 6 है और H2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लें 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो H हो गया हमारा 6 और O हो गया 8। अब इस कंडीशन में ये अभी तक ये बैलेंस नहीं हुआ। P आपका 2 तो हो गया, P बैलेंस है। O आपका 5 और 1 6 और यहाँ पर O हमने देखा कि 8 हो गया, ये नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए फिर से हमें देखना होगा, यूज करना होगा कि क्या हम कॉमन इसमें कोफिशिएंट को यूज करें जिससे ये इजीली बैलेंस हो जाए। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं तीनों इक्वेशंस को जो हमने बैलेंस किया था। तो 2HNO3 एरो 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन
P4 को जो बैलेंस हमने किया था वो हमने लिखा था P4 प्लस हमारा था नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट बनाया था हमारा P2O5। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 से दिखाए थे कि 4 से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये 4 दूना 8, यहाँ पर 2 किए हुए थे और यहाँ पर हमने 5 का बेस यानी B20 लिखा हुआ था। इसको हम हाफ में भी बैलेंस कर सकते थे। यहाँ पर हम कुछ नहीं देंगे और यहाँ पर हमें कुछ देने की आवश्यकता अभी तक नहीं है। यहाँ पर केवल 2 से भी करें तो ये हो जाता। ऑलरेडी 4 था P4 और ये हो गया 10 और इसमें हमने 10 लगा दिया। तो ऐसे भी करके हम इसको ले सकते थे। तो हमने P4 प्लस 10 नेसेंट ऑक्सीजन P2O5, ये इक्वेशन हमारा 2 और थर्ड इक्वेशन था P2O5 प्लस वाटर था तो 3 यूज करके हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब तीनों इक्वेशन में करना क्या है, मल्टीप्लाइंग द पार्शियल इक्वेशन 1 and 3, 10 and 2 respectively and adding all the 3 equation we have। तो बात करते हैं, हमने लिख लिया 2HNO3 एरो 2NO2 प्लस H2O प्लस O 10 से मल्टीप्लाई। थर्ड इक्वेशन जो हमारा सेकंड था वो P4 प्लस 10O एरो P2O5 और P2O5 प्लस 3HO3 H2O एरो 2H3 आपका 2H3PO4 को 2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखते हैं तो P हमारा है, फर्स्ट में हमारा P है तो P कितना, P को तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, P को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो P4 हमने लिख दिया। अब बात करते हैं कि इसके बाद कौन सा है जी, तो P4 था तो P4 के बाद हमारा HNO3 है। अब HNO3 को ले आना है तो HNO3 कितना है, 2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 10 20 आपका 2 जा 20 तो 20 HNO3 ये रिएक्टेंट साइड के तरफ का हो गया। अब ले चलते हैं प्रोडक्ट साइड के तरफ। अब बात करते हैं N आपका क्या बनाया था, ये 3H तो ये 2 से मल्टीप्लाई तो 2 दूना 4 तो 4 हो गया HN आपका H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है। तो यहाँ से 2 2 जा 4 H3PO4 तो H3PO4 हमने लिख दिया। अब बात करते हैं हम कि और क्या बाकी है, तो यहाँ पर हमारा ये तो खत्म हो गया, बाकी है वाटर। तो वाटर को हम देखते हैं और क्या हमारा नेसेंट ऑक्सीजन है और हमारा NO2 है तो NO2 हमारा 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20 तो NO2 20 हमने लिख दिया। अब बात करते हैं वाटर, तो वाटर हमारा कितना बना दिया जी, तो वाटर हमारा बन गया कितना 10। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो 10 यहाँ पर ऑलरेडी है और 10 जो यहाँ पर है यानी H2O देख रहे हैं यहाँ पर तो 10 H2O है, 10 H2O। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर एक जगह और है 3। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि अब हमारा वाटर है, वाटर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर वाटर हमारा रिएक्टेंट साइड की तरफ 3 है। अब 3 10 में हम मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 4 आता है तो 4H2O। अब हमारा पहले वाला जो इक्वेशन है उस चीज को ध्यान देते हैं कि क्या बनाया हुआ था। तो वहाँ पर हम देखते थे कि P4 को रिएक्ट किया गया था HNO3 के साथ, जो बनाया था आपका H3PO4 NO2 और वाटर बनाया था, जो आप इस तरीके से आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड का यूज करके केमिकल्स को बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कन्वे। अभी अभी हम लोगों ने जो लर्न किया था, जो स्टडी बैलेंसिंग के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप या कौन से प्रोसेस मेथड यूज किया जाता है बैलेंसिंग के लिए, तो उसके बारे में हमने जाना था और पार्शियल इक्वेशन मेथड को। अब हम देखते हैं केमिकल हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है वो क्या इंफॉर्मेशन हमको देगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक केमिकल इक्वेशंस गिव द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन जो दो प्रकार के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। पहला जो हमारा होता है वह होता है आपका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी उसकी क्वालिटी के बारे में देता है। दूसरा जो होता है क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो बात करें हम लोग
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में कि क्या क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस व्हिच प्रोवाइड्स द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन द केमिकल in the reaction, that informations of a chemical equations is called qualitative informations। यानी कहने का मतलब है ये क्वालिटेटिव जो आपका है क्वालिटी, यानी कहने का मतलब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, तो ये इंफॉर्मेशन देता है रिएक्टेंट के बारे में जो केमिकल रिएक्शन में होता है। यानी ये इंफॉर्मेशन देता है नेम ऑफ रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, और दूसरा जो नेम देता है नेम ऑफ प्रोडक्ट विच आर फॉर्म इन द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो केमिकल इक्वेशन के माध्यम से देता है, तो क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं ए केमिकल इक्वेशंस व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला ये हमें देता है, हमने वहां पर बताया था क्वालिटी के बारे में, और यहाँ पर है क्वांटिटेटिव, यानी कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एटम्स पार्टिसिपेट्स किए हैं केमिकल रिएक्शन में, उनके बारे में ये बताता है। दूसरा बताता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस पार्टिसिपेट्स किए हैं के बारे में बताता है। द मास ऑफ ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, मास बताता है इसकी जो भी सब्सटेंस उसमें रिएक्शन में है उसके मास को भी ये बताता है। तीसरी चीज क्या बता, चौथी क्या बताता है, इस चीज को हम लोग ध्यान में देते हैं। तो मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान आपका मास वॉल्यूम जो क्लास 9th में पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो जब भी हम कभी कोई रिएक्शन बनाते हैं जिसके माध्यम से सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसके रिलेशनशिप को ये क्या करता है, ये आपको दिखाता है। नेक्स्ट जैसे ही हम इस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम आपके इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन है व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों था, क्यों हम इस प्रोसेस को पढ़े। तो जैसा हम एज वी नो मास इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसा ये सभी चीज हम जानते हैं वैसे ही केमिकल इक्वेशन में हम पुट करते हैं रिएक्टेंट साइड के तरफ में, तो एज ए रिजल्ट उतना अमाउंट ऑफ मास ऑब्टेन्ड होना चाहिए प्रोडक्ट के रूप में। तो इस चीज को बेस करके यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, दैट इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस। देख लेते हैं हम लोग कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, thus the balancing of chemical equation is necessary. It is based on the law of conservation of mass and matter. अब इस चीज के बारे में हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे कि ये तो हम लोग चर्चा कर लिए कि हाँ ये नेसेसरी क्यों है। अब जो चर्चा करेंगे हम लोग हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक ए इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी किसी इक्वेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करें, तो इसके बारे में हम लोग को यूज करना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि टू मेक ए केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव वी नीड्स टू यूज सम सिंबल्स, यानी हमें किसी भी इक्वेशन से अधिक इंफॉर्मेशन निकालना है, हमें ऑब्टेन करना है, तो हमें यूज करना होगा सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए J, एक्वस के लिए AQ, हीट के लिए डेल्टा, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अपवर्ड एरो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो, और स्पेसिफिक कंडीशंस
जो यूटिलाइज होते हैं इक्वेशंस में, तो वैसे इक्वेशंस के लिए आपको रिएक्टेंट के तौर में सिंबल्स या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है एलिमेंट का वो, प्लस उसके ऊपर जो कंडीशन राइज हो रहे हैं, या तो टेम्परेचर का यूटिलाइजेशन, प्रेशर का यूटिलाइजेशन, या इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट का प्रेजेंस हो तो वो उसको यहाँ पर और उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है। तो ये सारी चीज हम पुट करके जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं, जैसे H2 प्लस O2, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं H2 प्लस O2 बनाता है आपका H2O। अब इस चीज को हम लोग बैलेंस एक बार कर लिए, बैलेंस कर दिए। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन, तो एज वी नो कि हाइड्रोजन इज ए गैस, तो डिनो कर देंगे G से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी गैस, लाइफ प्रोटेक्टिव गैस है, ये लाइफ को देता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज इसमें यूटिलाइज होता है। तो इसमें यूटिलाइज करने के जैसे में इलेक्ट्रिक स्पार्क की कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक स्पार्क देना होगा, और इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ साथ हमें रूम टेम्परेचर पर देना पड़ता है। तो रूम टेम्परेचर तब जाकर आपका बनता है वाटर। अब वाटर क्या बना, तो इस चीज के लिए आपको यूज करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि वाटर लिक्विड है, तो इसके लिए हम L का यूज कर लेंगे। इस पर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन कैसे बनता है, ये चीज आपको पता चल जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर देख लेते हैं, जैसे में अमोनिया यानी NH3। तो NH3 रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, यानी अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, और ये बनाता क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा जी, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे तो नहीं, ये कैटालिस्ट के प्रेजेंस में यानी इसको रूम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन होता है। अब इस कंडीशन में हम लोग बात कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब बात करते हैं अमोनिया। तो अमोनिया क्या है जी, तो अमोनिया गैस के फॉर्म में होता है, तो अमोनिया के लिए हम गैस का यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये आपके गैस के रूप में भी होता है, तो क्योंकि यहाँ पर गैस है तो गैस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस देता है सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम एक्वस भी ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम ऐसे हाइड्रोक्लोरिक का हम यूज कर रहे हैं गैस के रूप में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिक्विड रूप में भी रहता है, यानी वो लिक्विड सॉरी नहीं कह सकते, एक्वस है। अब यहाँ पर गैसवस फॉर्म में लिया हुआ है, तो गैसवस फॉर्म में हम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करेंगे, तो इस कंडीशन में हम आगे, तो यहाँ पर हम जो देख लेते थे वो गैस के रूप में लिया है। तो रूम टेम्परेचर पर, यानी गैस और गैस का रिएक्शन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर यूज करना है, तब जाकर ये आपको बनाता है अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो आपको मिलेगा सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, यानी आपका गैस और गैस मिलकर कंबाइन क्या किया, कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, जो आपके सॉलिड के रूप में कम आउट हो गया। यानी तो ये चीज देख सकते हैं कि इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे लिमिटेशंस के बारे में और इसके एडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के, यानी लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि क्या क्या लिमिटेशन होता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये जान लेते हैं तभी हम किसी चीज़ के बारे में जो हमने बताया था कि कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो देखते हैं लोग, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उनके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। उनमें से कुछ लिमिटेशन हमने आपको दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। सबसे पहले जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स होते करते हैं, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में पता नहीं होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है, इसके बारे में पता नहीं होता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि इट डज नॉट से वेदर द सब्सटेंस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। It does not indicate whether the heat is evolved or absorbed,
ये भी ये केमिकल रिएक्शन ये भी नहीं बताता कि रिएक्शन के दौरान हीट निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा। इस चीज के बारे में भी आपकी केमिकल इक्वेशन नहीं दिखाता है। नेक्स्ट हम बात करें, डज नॉट से वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी नहीं बताता कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेट द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस, ये भी नहीं बताता कि किस कंडीशंस के आधार पर ये रिएक्शन आपके ऑकर्स कर रहे हैं, हैपेंड हो रहे हैं, ये भी आपको नहीं बताता है। इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को भी आपको दिखाता है, यानी ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रही है, दिखाता नहीं है ये कि रिएक्शन आपका फास्ट होगा कि स्लो होगा, ये चीज को भी आपका केमिकल रिएक्शन जो नहीं दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सम रिएक्शंस ऑकर विद एन एक्सप्लोजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हाईली एक्सप्लोसिव साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उसके बारे में भी आपको इंडिकेट नहीं करता है केमिकल इक्वेशन। It does not say anything about the actual amount of consumed in the chemical reaction or the product form, ये भी नहीं बताता है कि कितना एक्चुअल अमाउंट में आपका एनर्जी यानी रिएक्टेंट की तरफ कितने अमाउंट ऑफ मास यूज कर रहे हैं और क्या उसका प्रोडक्ट बना है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स नहीं करता है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं आपके केमिकल इक्वेशंस के। अब इसके बिसाइड्स हम बात कर ले, क्योंकि लिमिटेशन जब जान गए तो इसके बारे में कुछ हम लोग एडवांटेज के रूप में भी जान लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे उसका क्या एडवांटेज है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जान देते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑन रिएक्शन बिकम्स इजी, यानी केमिकल रिएक्शन को यूज करना आसान होता है क्योंकि हमें इसे सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। इट सेव द टाइम एंड स्पेस इन राइटिंग, लिखने में आसान होता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, यदि हमें एक निश्चित अमाउंट में प्रतिफल प्राप्त करना है, प्रोडक्ट प्राप्त करना है, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टू बी यूज कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, तो उतने ही अमाउंट में हमें रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना होगा ताकि हम राइट अमाउंट में प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकें। तीसरी चीज जो है वो द सेम केमिकल सिंबल्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड and therefore the scientists face no difficulty in understanding the chemical equation, क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो पूरे विश्व में एक ही सिंबल्स का यूज किया जाता है जिसे साइंटिस्ट जो होते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है।